हमारे साथ मैं चाहती हूं कि मंच पर एलआरजी पार्कलैंड एलएलपी ग्रुप के पवन अग्रवाल जी और अकुल अग्रवाल जी मंच पर आएं और इन दोनों के साथ पूजा चर्चा करेंगी कि किस तरीके से आने वाले समय में और भी ज्यादा व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ से व्यापारी देश विदेश में कैसे नाम कमा सकते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार इस मंच से सभी लोगों के सभी वर्गों के आवाजों को उठा रहा है। व्यापारी वर्ग भी उसमें से एक है और ये वर्ग किस तरीके से फरीदाबाद से उठकर न केवल राज्य में बल्कि देश में और विदेश में भी अपना नाम कमाए, इस पर गहन चर्चा करेंगे और मंथन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें हैं, साथ ही साथ में क्या उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों से, किस तरीके से बिजनेस का विस्तार किया जा सकता है और साथ ही साथ में बिजनेस के साथ ही यहाँ के लोगों की कैसे व्यावसायिक मदद से इस ग्रुप का विस्तार किया जा सकता है। तो पवन अग्रवाल जी, अकुल अग्रवाल जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं एलआरजी पार्कलैंड एलएलपी ग्रुप से। बहुत स्वागत आप दोनों का। ओवर टू यू पूजा। थैंक यू सो मच शिवांगी। पवन जी आपका बहुत स्वागत है, अतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इमर्जिंग फरीदाबाद कॉन्क्लेव जिसमें फरीदाबाद की संभावनाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में अभी स्थिति क्या है, फरीदाबाद में स्थिति और बेहतर कैसे हो सकती है, अभी किस तरह से काम चल रहा है, आप फरीदाबाद का भविष्य कैसा देख रहे हैं, हर एक संभावना पे आज हम बात करने वाले हैं। पहले पवन जी आपके साथ हम शुरुआत करते हुए रियल स्टेट सेक्टर की हम अभी हमारा डिस्कशन भी दरअसल रियल स्टेट सेक्टर पर ही चल रहा था। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि अभी रियल स्टेट को, क्योंकि इमर्जिंग है ये भी फरीदाबाद में, अभी उसको आप कैसे देख रहे हैं, इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं आगे? हेलो, फरीदाबाद में अभी रियल एस्टेट का बिजनेस काफ़ी अच्छा हो रहा है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा होगा। रीजन क्या है, ये जो बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा और जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बन रही है, ये हमारे फरीदाबाद का फ्यूचर है और इसकी वजह से हम काफ़ी आगे जाएंगे। पहले क्या है, आपका जो गुड़गांव था, चाहे वो जो एयरपोर्ट है और जो मारुति है, उसने गुड़गांव को बहुत उठाया। उस मारुति की वजह से वहाँ पर बहुत एंसिलरी आई, व्यापार हुआ। उसके वजह से वहाँ पर आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का बायर है गुड़गांव के अंदर। अभी आपने 2 दिन पहले पेपर में आया भी था, गुड़गांव को और बेंगलोर को दोनों को जोड़ा था कि बेंगलोर का किराया और गुड़गांव का किराया बराबर है। लेकिन अब जो नया सर्वे आया है कि गुड़गांव का किराया बेंगलोर से भी आगे हो गया, ड्यू टू गुड़गांव बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, हम भी ये चाहते हैं कि फरीदाबाद, पहले हमारे फरीदाबाद को पूरे हिंदुस्तान में 10वें नंबर पे इंडस्ट्री एरिया में था। हमारा फरीदाबाद जो पीछे रह गया, एक मदर यूनिट की वजह से पीछे रह गया, जो कि हमारे फरीदाबाद में विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर जी हैं, प्रयास बराबर कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब विपुल गोयल जी थे, उन्होंने जब भी प्रयास किया था कि हमारे फरीदाबाद में मदर यूनिट आए, उसकी वजह से हमारे फरीदाबाद में काफ़ी ज़्यादा स्कोप आने की उम्मीद थी। लेकिन ये है कि प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, रोज़ पेपरों में आ रहा है, हम तो पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं। हमने फरीदाबाद में पहले जब फर्स्ट टाइम बिल्डर लाइन में आए थे, हमने यहाँ पर सेक्टर 82 में एसपीआर बनाई थी। एसपीआर में हमारे राजेश नागर जी जो मंत्री जी हैं, उसमें मैं पी में हूँ, एस से हमारे संजीव सलूजा जी हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे आपस में पार्टनरों के नहीं बनने की वजह से फिर हमने एक एलआरजी ग्रुप खड़ा किया, जो कि आज की तारीख में 3 जगह एक अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। एक पलवल अतीन पे ला रहे हैं, एक फरीदाबाद में सेक्टर 119 में ला रहे हैं और एक पानीपत में ला रहे हैं। ठीक है जी। फरीदाबाद के अंदर जो सड़क की कनेक्टिविटी है सारे, क्योंकि आज फरीदाबाद में 4 मंत्री हैं, गौरव गौतम जी भी हैं, राजेश नागर जी भी हैं, विपुल गोयल जी हैं, बड़े मंत्री जी किशन पाल जी हैं। तो अब क्या है जी, लगे हुए हैं। अब ये थोड़ा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए हमारे फरीदाबाद का, तो मैं जो समझता हूँ कि काफ़ी संभावनाएं है। सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अतुल जी आपको अब मैं रुक करना चाहती हूँ। पॉलिसीज तो ला रही है गवर्नमेंट और अपनी पीठ भी थपथपा रही है, लेकिन कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पा रही है। क्या इसके पीछे रीजंस लग रहे हैं आपको? ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पा रही है, पहले से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। जैसे अभी राइटली पॉइंट आउट किया, बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना है, इसके अंदर एफएनजी के भी काम काफ़ी स्पीड पे अच्छे आगे प्रोग्रेस हो रहा है। आज की डेट में फरीदाबाद एक बहुत ही अच्छे जंक्चर पे है, जहाँ पे वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से बहुत अच्छी बेहतरीन कनेक्टिविटी पे है। और यहाँ पे आज की डेट में जो मुझे एक फील होता है कि बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की नीड है। अभी यहाँ पे नीड बेस्ड हाउसिंग है, एस्पिरेशनल हाउसिंग नहीं है। जो गुड़गांव और नोएडा के अंदर एक एस्पिरेशनल हाउसिंग है।
वहाँ पे आप ये देखिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, KPOs हैं, BPOs हैं, जिनके हाई पेड एम्प्लॉयज़, CEOs, CFOs एंड देयर एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग गुड सैलरीज, वो वहाँ पे अच्छी लग्जरी हाउसिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में इजाफा हुआ है वो एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आप कह सकते हैं, या पोस्ट कोविड जो एक एप्रिसिएशन हुआ है वो हुआ है। बट यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड अगर हम कहें, नीड अभी भी अफोर्डेबल की है। क्यों? क्योंकि लोग एक अनस्ट्रक्चर्ड हाउसिंग से एक स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं। बट जो एस्पिरेशनल हाउसिंग है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सेक्टर्स के अंदर आके नियमित रह गई है। अगर हमें ग्रुप हाउसिंग के अंदर, हमें इसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर अगर हमें एस्पिरेशनल हाउसिंग चाहिए, तो यहाँ पे पहले हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें हाई पेइंग सैलरीज़ यहाँ पे लानी पड़ेंगी, जॉब्स लानी पड़ेंगी, तभी वो लोग यहाँ पे अपनी रिहाइश बनाएंगे और यहाँ पे उस लेवल के घर आ पाएंगे जो गुड़गांव नोएडा में हम देख रहे हैं। गुड़गांव एंड नोएडा आर द लाइव एग्जांपल्स फॉर दैट। गुड़गांव में पहले काम आया, बाद में लग्जरी हाउसिंग आई। नोएडा में भी पहले काम आया, बाद में लग्जरी हाउसिंग आई। यहाँ पे कहीं ना कहीं नीड अभी काम की पहले है। KPOs, BPOs, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इनकी नीड पहले है, ताकि वो जो हम कनेक्टिविटी बनाए भी उसका एटलीस्ट बेहतरीन तरीके से यूज़ तो हो पाए। यहाँ पे आज की डेट में इंडिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है, माता अमृतानंदमयी हॉस्पिटल है। तो इट्स नॉट दैट कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बट फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए लोग नहीं है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। पवन जी, इसके पीछे रीज़न क्या लगता है आपको? क्यों यहाँ पर काम नहीं आ पा रहा है? क्यों मैन पावर नहीं आ पा रही है? क्यों लोग रुक नहीं कर रहे हैं यहाँ का? देखो जी, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा मैन पावर नहीं आ पा रही है। हमारे यहाँ ना अभी आप ये देखो, रियल इस्टेट में इतना टाइम हो गया, कोई बड़ा ब्रांड का बिल्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये देखो जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई सरकार की कमी है, नेताओं की कमी है। ये सारी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कोई नहीं कह सकता आज की डेट पे देश में। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारे यहाँ जरा सी बरसात आती है, सीवर जाम हो जाती है। जितने भी सबवे बनाए हैं जी, हर साल, चाहे ओल्ड फरीदाबाद का हो, चाहे मेवला महाराज, हर साल बड़े अच्छे लोग, मतलब हम ये कहें कि अनपढ़ आदमी चला गया, पानी में डूब गया, पढ़े लिखे एजुकेटेड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो ना, आप सोना का गुड़गांव देखो, एलिवेटेड पुल बनाया 15 किलोमीटर का। हमारा आज भी गुड़गांव जाते हैं हम, घंटों जाम में फंसते हैं। आज क्या कनेक्टिविटी जी? 3 नंबर से कनेक्टिविटी। वो कोई कनेक्टिविटी थोड़ी ना, वो जुगाड़ है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, नेता इन पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक, देखो जी, अभी अकुल अग्रवाल जी ने बताया, सेलली हायर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, वही चीज़ फिर है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी, और फिर सरकार को सोचना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार को जो स्टाम्प ड्यूटी मिलती है वो स्टेट की होती है। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया आएगा, स्टाम्प ड्यूटी मिलेगी, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। वो मुख्यमंत्री जी को ये बात उनके कानों में भी है, उनको पता भी है। तो इसलिए हमारी तो आपसे और आपके चैनल के माध्यम से, जीटी के माध्यम से, और सरकार तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। देखो आज भी हमारा फरीदाबाद बहुत सेफ है। जितने क्राइम नोएडा में, यूपी में होते थे, योगी जी के आने के बाद ख़त्म हो गए। अभी भी लोगों का झुकाव फरीदाबाद में काफ़ी है। जो हम रियल इस्टेट में 30 साल से, 35 साल से हम रियल इस्टेट में, आज की तारीख में यहाँ पे 20,000 रुपये, 25,000 रुपये स्क्वायर फीट की हाउसिंग कोई बनाए, इमीडिएट बिक जाएगी। क्योंकि आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से कनेक्टिविटी केवल 10 मिनट की रह गई। अगर ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे पूरा जुड़ जाएगा, वहाँ पर ज़मीन का रेट है 8 लाख रुपये गज। आज भी हमारे फरीदाबाद में जो पॉश सेक्टर बोलते हैं 15 और 14, उसमें 2 लाख रुपए गज है, 2.5 लाख रुपए गज है। क्योंकि क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है। जरा सी बरसात आती है, पानी भर जाता है। ठीक। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप खुद भी युवा है, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर युवा आना चाहे तो रास्ता क्या है? इन शॉर्ट बता दीजिए फटाफट। ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। हमें यहाँ पे चाहे फैसिलिटी मैनेजमेंट है, यहाँ पे अगर हम एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, सर्विस सेक्टर यहाँ पे इतना बेहतरीन है। यहाँ पे पूरे फरीदाबाद में अभी तक कोई ओल्ड एज होम, असिस्टेड लिविंग, इस टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आए अभी। अगर हम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स और इस टाइप के फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करें फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि फरीदाबाद में हॉस्पिटल नेटवर्क बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अगर रियल एस्टेट के अंदर युवा जो है वो इनोवेटिव, अगर उस लैंड पार्सल्स को और जगह को यूज़ करेगा रादर देन जस्ट अ विजन टनल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ग्रेटर फरीदाबाद में इशू क्या है कि देयर इज़ टू मच कमर्शियल। ठीक है। तो जो एक यूज्ड केस दिख रहा है उसी हिसाब से जाया जा रहा है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही।
ये सब चीज़ें आपस में सिम्बायोसिस में चल सकती हैं, कभी भी आइसोलेशन में नहीं चल सकती. तो देयर हैज़ टू बी अ कनेक्टिविटी अमंग ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स. सारी चीज़ें घूम फिर के कनेक्टिविटी पे ही आ जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सरकार तक भी पहुंचे और कनेक्टिविटी यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर हो. अभी क्योंकि शॉर्टेज है थोड़ी सी टाइम की, पवन जी और अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ और रियल स्टेट सेक्टर पर आपने हमारे साथ बात की है और रियल स्टेट सेक्टर में संभावनाएं कितनी हैं, क्या इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ आपने बताया है. युवाओं को कैसे इसमें आना है उसके बारे में आपने जानकारी दी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.